हेलो एवरीवन, होप आपकी प्रिपरेशन ऑफ जेई इज बढ़िया चल रही होगी, मतलब इज गोइंग रियली वेल। और आपका ये वीडियो जो है वो आपकी अगर 11th क्लास थोड़ी बहुत अच्छी नहीं हुई है उसकी कंटिन्यूशन में इसका पहला पार्ट डल चुका है, जिसमें मैंने फर्स्ट सेक्शन को डिस्कस किया। ये दूसरा सेक्शन उनके लिए है कि जिनका 50% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, मतलब थोड़ा बहुत सिलेबस, मेजॉरिटी सिलेबस बाकी हो। और ये वीडियो इसलिए कि आपको क्या होता है कि 11th क्लास का बच्चा जो 12th क्लास में जाता है उसको 12th क्लास में क्या होने वाला उसका आइडिया नहीं होता है। तो वो सोचता है कि हमारी 11th क्लास तो बाकी रहेगी, तो जेई टाइम आगे आएगी, चल बच्चा हम जेई को, हम 11th क्लास को कैसे करें। तो होता है क्या कि आपको 12th क्लास में 11th क्लास को प्रिपेयर करने के लिए कोचिंग पार्ट टेस्ट वगैरह सब करवाती है, तो उसमें आपका 11th क्लास पेपर हो जाता है। तो आप ये गलती ना करिएगा कि हम पूरा फोकस 11th पे ही रखें कि 11th 12th 11th के साथ पैरेलल चलाने के चक्कर में आपका फोकस पूरा 11th पे शिफ्ट हो जाता है और आपके 12th पे जाती है। तो कोशिश ये करिए कि 12th क्लास को तो सोलिडिफाई रखे, 11th जो हुआ उसका जो जैसे जैसे टाइम आएगा आप चीज़ों को करते रहिएगा। और अलग से कोई पार्ट टेस्ट होंगे उसमें भी टाइम मिलता रहेगा, हो थोड़ी बहुत चीज़ें टफ होंगी, बट आप अगर अभी 11th पे फोकस करेंगे तो आपका 12th क्लास बिगड़ेगा। और जेई के मैक्सिमम ईयर्स के ट्रेंड्स को देखें हम, तो क्लास जो आपकी 12th क्लास है उसका वेटेज ज़्यादा होता है और 12th क्लास में स्कोर करना ईजी होता है। होता क्या है कि आपका सिलेबस मान लो 50 to 60% ही कवर हुआ है, बट आपने रेगुलर क्लासेस की हैं अगर, तो आपका मैथमेटिकल चीज़ों को सोचने का तरीका बदला है, आपकी डेवलप हुआ है ब्रेन, तो आप चीज़ों को इजीली ग्रास्प कर पाएंगे और रिलेटिवली थोड़ा बहुत ईजी होता है 12th का सिलेबस एज कम्पेयर टू 11th। तो ये कुछ अगर आप 11th क्लास से 12th में प्रमोट हो रहे हैं तो आपको कुछ मिनिमम चैप्टर जो हैं, जो मिनिमम आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि 12th से इंटरलिंक्ड है, तो उन चैप्टर को करोगे तो आपका ज़्यादा फायदा ही होगा। तो वो चैप्टर जो हैं वो मैं आपको बता दूं कि इन चैप्टर्स को अगर आप कर लेंगे चाहे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होता है। तो ये चैप्टर तो मस्ट होने चाहिए कि अगर आप करें, तो ये पर्टिकुलरली मेरा जो सोचना है उसके हिसाब से है। तो पहला जो, अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स में होगा क्या कि आपका कैलकुलस शुरू होगा क्लास 12th में, जो कोटा कोचिंग में चलता है वो इसके बारे में बता रहा हूँ कि अब मैक्सिमम हर पर, वैसे मैक्सिमम हर जगह क्लास 12th में कैलकुलस ही शुरू होता है, बोर्ड के हिसाब से भी ऐसा ही होता है। तो आपको अपनी जो फंक्शंस जो चैप्टर है, जो कैलकुलस का स्टार्टिंग पॉइंट है, कैलकुलस का जो हेड है, उसको कवर करना है, क्योंकि फंक्शन अच्छे से करोगे तो आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और आगे आने वाली पूरी कैलकुलस वो उससे अच्छी होती है, क्योंकि कैलकुलस एक इंपॉर्टेंट है, बेस है, कैलकुलस का बेस है फंक्शंस, तो उसको करना है, फंक्शन को करना है। दूसरी चीज़ को करना है कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में सबसे इजी पोर्शन है, मतलब सबसे स्कोरिंग पोर्शन है। जिनका मैथ अच्छा नहीं चल रहा होगा तो वो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा है कि उसमें आपका स्कोर अच्छे से आ जाएगा। उसमें थोड़ा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले लगा हो जाओ, थोड़ा सा एनालिसिस करना होता है और सवाल आसानी से हो जाते हैं। तो आप कोऑर्डिनेट कॉनिक, अगर आपका कॉनिक सेक्शन क्लास 12th में होने वाला, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, तो आप मेक श्योर करें कि स्ट्रेट लाइन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है उसको कवर करें और सर्कल्स को भी कवर कर ले, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात करें हम कि आगे मैथमेटिक्स में, तो क्वाड्रेटिक जो होता है वो शुरू में पढ़ाते हो तो आपका वो अच्छे से हो ही चुका होगा, क्योंकि शुरू में आपका एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपको आपका चैप्टर अच्छे से हो जाता है। तो क्वाड्रेटिक का अब तो आपका अच्छे से हो जाता है। तो इसका क्वाड्रेटिक का इतना नहीं रहता कि आप करें ना करें, पर आप फंक्शंस को जरूर, क्योंकि कैलकुलस में काम आता है, और फंक्शन के साथ आईटीएफ भी कर रहे हैं, आईटीएफ का भी यूज़ होता है, इनवर्स फंक्शन का काफ़ी वाइड रेंज में कैलकुलस में यूज़ होता है, और कैलकुलस एक मेजर पोर्शन होल्ड करता है जेई में। तो आप फंक्शंस को प्रायोरिटी ज़्यादा दें। फिर आप दे दें कॉनिक सेक्शन को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है क्या, थोड़ा बहुत ईजी होता है उसको स्कोर करना, तो आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल को भी कवर करें अगर आपका पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला ना हुआ हो। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी में, कुछ हद तक पीएनसी का थोड़ा बहुत यूज होता है स्टार्टिंग के कुछ पोर्शंस में, इतना एक्सटेंसिवली यूज नहीं होता है, बट कुछ हद तक होता है। तो कोशिश करें, अगर आपको टाइम परमिट करता है तो पीएनसी भी कर लें। अब ऐसा नहीं करिएगा कि आप इक्वल बैलेंस बना के रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स 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 कर रहे हैं, फिजिक्स में और उसमें भी बैलेंस बना के रखिएगा 12th क्लास में, ऐसा ध्यान रखिएगा। अब बात करें फिजिक्स में इतना डायरेक्टली इंटर रिलेटेड कुछ है नहीं, क्योंकि 11th क्लास में फिजिक्स में मैकेनिक्स कराते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कराते हैं, तो थोड़ा बहुत हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तो आसान होता तो आ जाता है, थोड़ा वेव ऑप्टिक्स कराते हैं कई जगह पे और कई जगह पे नहीं कराते हैं। तो मैकेनिक्स का जो 12th क्लास में जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिक पर पोर्शन पूछा जाता है, उसमें आपका फिर होता है मॉडर्न फिजिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अपने आप में इंडिपेंडेंट चलते हैं और उसमें थोड़ा बहुत यूज भी हो जाता है, तो वो काइनेमेटिक्स का बेसिक यूज होता है, और वो आपको आपको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अपने आप में डेवलप हो जाएगा कि उन चीज़ों को करते कैसे हैं। और बात करें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में, थोड़ी बहुत मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, और उतने हैवी कॉन्सेप्ट नहीं होते जिनको, बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्योंकि उस चैप्टर का अपना अलग से थ्योरी है, तो उसमें से थोड़ी प्रॉब्लम को टफ करने के लिए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, वो भी जेईई एडवांस पर्सपेक्टिव से। तो ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये थोड़ी बहुत इजी है एज कम्पेयर टू 11th क्लास के, और इनका वेटेज भी ज़्यादा होता है। आप जेई के ट्रेंड्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। तो आप फोकस करिएगा कि इन पे ज़्यादा फोकस रहे आपका, कि ऐसा ना हो कि इनको बिगाड़ दे, तो इनको तो अच्छा करना ही है आपको, ये मस्ट है इन टॉपिक्स को अच्छा करना।
अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जैसे कि इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया और फिजिकल हो गया। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा है कि आपको शुरुआत में कराते हैं जीओसी, बेसिक नोमेनक्लेचर और जीओसी करवाता है। जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, तो जीओसी आपका मस्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके जीओसी की अच्छी हैं तो आगे चल के आपको कॉन्सेप्ट समझने में, मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में आसानी होगी और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और वंस टाइम आपको ऑर्गेनिक समझ में आ जाती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, इट्स लाइक मैथ्स की, आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपके सवाल सही होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑप्शन होते हैं तो उससे भी आपको चीज़ें दिख जाती हैं। तो ये कोशिश करें कि जीओसी आप तो कर ही ले, मस्ट है जीओसी करना। ये समझे कि जीओसी तो आपको आना ही चाहिए, तो अगर ये आती है तो आपकी आगे की जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आराम से कवर हो जाते हैं। दूसरी बात की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है क्या है कि जो 12th क्लास में जो बेसिक चैप्टर होता है, जैसे मेटलर्जी हो गया, उसके बाद आपका साल्ट एनालिसिस हो गया, ये जो टॉपिक्स है उसमें थोड़ा लर्निंग आप कितना याद रख सकते हो, आपकी रिटेनेशन पावर भी ज़्यादा होता है। उसमें एक ये कहना चाहूँगा कि आप ये गलती मत करेगा कि आप उन चैप्टर्स को टीचर जब पढ़ा रहा है तब तो आप लाइट ले रहे हो उसको, बाद में जब उसको सीरियसली ले रहे हैं तो बाद में जब उसको पढ़ने जाएंगे खुद से तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी आ नहीं पाएगी। अगर आप उसको टीचर जो पढ़ा रहा है उसके साथ करते जाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी उसमें। उसमें आपको उसको पढ़ने में टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं उन टॉपिक्स को तो साथ में करते जाएं। और जो थोड़े बहुत समझने वाले टॉपिक होते हैं वो जो अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग में जो एमओटी वाला पोर्शन होता है, वो वाले जो पोर्शन उसको कुछ समझ के करना होता है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग उसमें थोड़ी चीज़ों को करने की आसानी होती है। वैसे एज सच कुछ इंटर रिलेशन होता नहीं है उसका, बट ज़रूरी नहीं कि आप कर दो, पर केमिकल बॉन्डिंग एक बार देख लो तो सही रहेगा। फिर दूसरा जो बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर एक दूसरे से इतना एक्सटेंसिवली, मतलब इतनी हद तक इंटर रिलेटेड नहीं होता, बट जो होता है मूल कॉन्सेप्ट, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसका यूज होता है, वो आप करो ना करो, बट फिजिकल केमिस्ट्री अपने आप में इंडिपेंडेंट चलता है। तो मतलब आपको अगर लगेगा आप सिलेबस पुराने जेई के ट्रेंड्स देखेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कितने कितने आ रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि ट्वेल्थ क्लास का थोड़ा मेजर पोर्शन, हैवी पोर्शन होता है। तो मैं बताया कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि आपका 11th अगर इतना अच्छे से नहीं गया है तो आप जो है वो 12th क्लास पे फोकस करें कि भाई 12th ये कि आप पहले कंपटीशन में आ जाइए कि जेईई का कंपटीशन। अगर आप 11th अभी इस साल भी 11th पे फोकस करने जाएंगे तो जो चीज़ें फ्रेश चल रही हैं, जिसको आप टीचर साथ में समझा रहा है, और 11th हो गया आप खुद से समझने की कोशिश करोगे तो आपका जो टीचर जो समझा रहा है वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो आप पहले कोशिश करिए 12th क्लास को करिए, तो आप जेईई के कंपटीशन में आराम से स्टे करेंगे। और जब से जैसे टाइम आपको मिलता जाएगा आप 11th क्लास को कवर करते जाएगा तो आपकी रैंक इंप्रूव होती रहेगी। तो ये क्वेश्चन है कि आप ये गलती ना करें कि हम सिर्फ ट्वेल्थ के साथ सिर्फ 11th को देखने लग रहे हैं और हमारी प्रायोरिटी 11th होगी 12th की जगह। तो फोकस करेगा आपके 12th में तो आराम से आपका अच्छा स्कोर आ सकता है जेईई में। और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि हमारी 11th क्लास थोड़ी अच्छी नहीं हुई है तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल जो होगा अच्छा होगा। बस जो ब्रेक्स मिलते हैं उसमें आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है टाइम को, और अपने टीचर से कॉन्टेक्ट बनाए रखना है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा गाइडेंस है, वो आपको चीज़ों को अच्छे से समझा सके। कोई टॉपिक में आपको डाउट रहा है तो बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, टीचर से जाके पूछ लीजिए, कोई टीचर आपको जज नहीं करेगा। और बस थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। और इसी साथ थोड़ी और गाइडेंस के लिए और कुछ एक टॉपिक जो आपको समझना हो तो इस चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।